जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस जानकारी में हम बात करने वाले हैं उन सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में जो सीधे तौर पर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनधारकों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर है, पूर्व सैनिक है या इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, तो आज की ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से कर रहे हैं, और वो है 8वां वेतन आयोग। हाल ही में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा। इस बैठक में खास तौर पर पूर्व सैनिक संगठनों ने भी अपनी भागीदारी दी और उन्होंने अपने मुद्दों को बहुत स्पष्ट रूप से पैनल के सामने रखा। इस दौरान पैनल ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास किया। इस बैठक से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि पैनल हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या नहीं सुन सकता है। इसलिए ये तय किया गया कि सभी कर्मचारी, पेंशनधारक और संगठन अपने अपने मुद्दों को ऑनलाइन माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत करें। इसके लिए एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है जहां पर लोग अपने सुझाव, शिकायतें और मांगें दर्ज कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर किसी की बात सही तरीके से रिकॉर्ड में आ सके। ये भी स्पष्ट किया गया कि ऑफलाइन या फिजिकल तरीके से दिए गए ज्ञापन या ईमेल को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि जो भी सुझाव होंगे वो आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अंतिम तारीख भी निर्धारित की गई थी ताकि सभी लोग समय रहते अपनी बात पहुंचा सके। इस कदम का उद्देश्य ये है कि जब आयोग अंतिम निर्णय ले तो उसमें सभी वर्गों की समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखा जा सके। अब अगर बात करें उन मुद्दों की जो इस बैठक में उठाए गए, तो उनमें कई गंभीर और लंबे समय से लंबित समस्याएं शामिल थीं, जैसे कि ओआरओपी से जुड़ी विसंगतियां, मिलिट्री सर्विस पे से जुड़े मुद्दे, विकलांगता पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रमोशन और ऑनरी रैंक से जुड़े लाभ, समय पूर्व सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले और पुराने तथा नए पेंशन धारकों के बीच असमानता जैसे विषय प्रमुख रहे। इसके अलावा पेंशन की गणना, कम्यूटेशन की रिकवरी और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन मांगों की जो खास तौर पर पेंशन धारकों के लिए रखी गई हैं। एक विशेष मांग पत्र तैयार किया गया है जिसमें पेंशन धारकों की कई समस्याओं को शामिल किया गया है। इस मांग पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा एडिशनल पेंशन से जुड़ा है। अधिक के लिए आखराज के साथ समस्त करार आसपास के लिए समस्याओं को बना रहे हैं। हुआ है, वर्तमान में एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद मिलता है, लेकिन ये मांग की गई है कि इसे 65 वर्ष से ही शुरू कर दिया जाए। इस मांग के पीछे तर्क ये दिया गया है कि देश में औसत आयु लगभग 70 से 75 वर्ष के बीच है। ऐसे में 80 वर्ष के बाद एडिशनल पेंशन का लाभ देना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% की वृद्धि की जाए। ये वृद्धि आगे भी जारी रहे और 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पेंशन धारक को पूरी पेंशन यानी उसके पद के अनुसार पूरी सैलरी के बराबर राशि दी जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मांग कम्यूटेशन रिकवरी से जुड़ी हुई है। वर्तमान में जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है और अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट करता है तो उसकी रिकवरी 15 वर्षों तक चलती है, लेकिन ये कहा गया है कि वास्तविक गणना के अनुसार ये रिकवरी लगभग 11 वर्षों में पूरी हो जाती है। इसलिए ये मांग उठाई गई है कि रिकवरी की अवधि को घटाकर 11 वर्ष कर दिया जाए ताकि पेंशन धारकों को जल्दी तरफ से कम कर दिया जाए, पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके। इसके समर्थन में ये भी बताया गया कि कुछ राज्यों में ये अवधि पहले से ही कम है, जैसे कि केरल और कर्नाटक में ये अवधि 12 से 13 वर्षों के बीच है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और इसे कम करना चाहिए। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। वर्तमान में पेंशन धारकों को 1000 प्रति माह मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, खासकर उन लोगों को जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत काफी बढ़ चुकी है और 1000 में इलाज कराना लगभग असंभव है। इसीलिए ये मांग की गई है कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 3000 या 4000 किया जाए ताकि पेंशन धारकों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके साथ ही ये सुझाव भी दिया गया है कि देश के हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि पेंशन धारकों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तो लोगों को मेडिकल अलाउंस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की। वर्तमान में पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है, लेकिन ये प्रस्ताव रखा गया है कि इसे बढ़ाकर 67% किया जाए। ये भी कहा गया कि पहले के समय में पेंशन 70% तक हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे घटा दिया गया है।
इसलिए अब समय आ गया है कि इसे फिर से बढ़ाया जाए ताकि पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा ये मांग भी उठाई गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। जब कुछ विशेष वर्गों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है तो सामान्य पेंशन धारकों पर टैक्स क्यों लगाया जाए। इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए। अंत में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सुविधा की जो पेंशन धारकों के लिए शुरू की गई है। सरकार की ओर से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जहां पर पेंशन धारक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने के लिए पेंशन धारकों के लिए सुविधा की जारी करने हैं। तो आपके बात करते हैं कि करना पड़ेगा बार बार ओडी के सामने के 2000 बड़ा मनन की जारी करने के लिए भी एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि लोग अपनी परेशानी को सीधे दर्ज कर सकें और उसका समाधान पा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप इस जानकारी को उपयोगी मानते हैं तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अब आगे इस पूरी जानकारी को और गहराई से समझते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सीधे सीधे भविष्य में आपके आर्थिक हालात और सुविधाओं को प्रभावित करने वाली हैं। आपने अभी तक जो भी सुना वो केवल एक प्रारंभिक रूप था, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होती है जब हम इन सभी प्रस्तावों और मांगों के पीछे के प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से समझें तो ये सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आने वाले कई वर्षों के लिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय, भत्तों और सुविधाओं की दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसका असर केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि डीए, एचआरए, मेडिकल, ट्रैवल और अन्य कई भत्तों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इस बार भी सभी संगठन और कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और इस बार कोई भी विसंगति ना रह जाए। बैठक में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही वो ये थी कि सरकार और पैनल अब पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हर व्यक्ति को खुद आगे आकर अपनी बात रखनी होगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि केवल बड़े संगठन ही अपनी आवाज पहुंचा पाते थे, लेकिन अब हर कर्मचारी और पेंशन धारक को ये मौका दिया जा रहा है कि वो सीधे अपने मुद्दे आयोग तक पहुंचा सके। ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि लोग समय पर और सही तरीके से अपने सुझाव दर्ज करें। अब अगर हम पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों की बात करें तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इसलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे वो पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं या फिर उनमें समानता नहीं है। इसी तरह मिलिट्री सर्विस पे और विकलांगता पेंशन जैसे मुद्दे भी बहुत संवेदनशील हैं क्योंकि ये सीधे सीधे उनके जीवन यापन और सम्मान से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पेंशन धारकों की स्थिति की। तो ये समझना जरूरी है कि पेंशन केवल एक आय का स्रोत नहीं होती, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी का आधार होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा देता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी उम्मीद यही होती है कि उसे एक स्थिर और सम्मानजनक पेंशन मिले। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से पेंशन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एडिशनल पेंशन की जो वर्तमान व्यवस्था है वो काफ़ी देर से शुरू होती है। 80 वर्ष की आयु के बाद इसका लाभ मिलना शुरू होता है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कम लोग इस उम्र तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसे 65 वर्ष से शुरू किया जाए वो काफ़ी व्यावहारिक और ज़रूरी लगता है। अगर ऐसा होता है तो लाखों पेंशन धारकों को समय रहते आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा जो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है वो भी काफ़ी संतुलित तरीके से डिज़ाइन किया गया है। धीरे धीरे बढ़ने वाली ये वृद्धि पेंशन धारकों को उम्र के साथ बढ़ते खर्चों को संभालने में मदद करेगी, खासकर स्वास्थ्य खर्च, विशेषकर आपके आतंक तक प्रतिशत में जीजे के लिए कि नेता करते हैं। बीच 200 देखा जो उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है, उसे देखते हुए ये कदम बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है। अब कम्यूटेशन रिकवरी के मुद्दे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेता है तो उसकी रिकवरी एक निश्चित अवधि तक चलती है, लेकिन अगर ये अवधि ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है तो इसका सीधा नुकसान पेंशन धारक को होता है क्योंकि उसे लंबे समय तक कम पेंशन मिलती है। इसलिए ये मांग की रिकवरी अवधि को घटाया जाए पूरी तरह से तार्किक है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की रिकवरी वास्तव में 11 वर्षों में पूरी हो जाती है, लेकिन उससे 15 वर्षों तक पैसा काटा जाता है, तो इसका मतलब है कि वो 4 वर्षों तक अतिरिक्त कटौती झेल रहा है। ये न केवल आर्थिक रूप से गलत है बल्कि नैतिक रूप से भी उचित नहीं माना जा सकता। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर पेंशन धारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में मेडिकल खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 1000 की राशि लगभग नगण्य हो चुकी है। एक साधारण जांच या दवा का खर्च ही कई बार इससे ज्यादा हो जाता है। ऐसे में ये दूसरी के लिए मेडिकल खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 1000 की राशि लगभग नगण्य हो चुकी है। मांग की इसे बढ़ाकर 3000 या 4000 किया जाए पूरी तरह से जायज है। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाता है और हर जिले में बेहतर अस्पताल और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो ये पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी।
इससे उन्हें दूर दराज के शहरों में इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।